नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राफेल भारत में आ गया है उसके बाद हमने आपको बताया था कि तीन पक्षों को इससे बहुत बड़ी झटका लगने वाला है, मिर्ची लगने वाली है। एक पाकिस्तान, एक चीन, और चीन के भारत में रहने वाले चंपुओं को। इसमें कांग्रेस पार्टी तो थी ही, लेकिन अब खुलकर एक और बड़ा नाम इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि इसको मैक्से से दिलाया गया था। ये पक्षकार है रवीश कुमार। जी हाँ, रवीश कुमार नहीं, रवीश कुमार। इसका नाम अंग्रेजी का रवीश कुमार है। और ये इतना ज़्यादा नीचे गिर गया कि इसने एक प्राइम टाइम का पूरा प्रोग्राम इसी बात को लेकर बना दिया कि आज राफेल के आने पर किस तरीके से जो चैनल हैं वो इसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ऐतिहासिक दिन बता रहे हैं, जबकि ऐतिहासिक दिन तो हर कोई होता है। और जैसा कि इसकी एक अपनी स्टाइल है, उस स्टाइल में इसने व्यंग्यात्मक रूप से एक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए भारत में राफेल के आने पर सवाल उठाए और साथ ही साथ उन मंत्रियों के ऊपर भी सवाल उठा दिए जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में या भारत के जो समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, उन लोगों की जयंती और पुण्यतिथि पर अपने ट्वीट करते हैं। रवीश कुमार ने शुरू उससे ही किया। सबसे पहले पीयूष गोयल को निशाने पर लिया, फिर उसके बाद स्मृति ईरानी को, रामविलास पासवान को या राजनाथ सिंह जैसे लोगों को, और ये कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं कि दूसरों को जन्मदिन याद रखते हैं और ये याद रखते हैं कि किस किस आदमी का कब कब जन्मदिन हुआ, कब कब उसने योगदान दिया। यानी कि रवीश कुमार को इस बात से भी आपत्ति है, रवीश कुमार को इस बात से भी आपत्ति है कि भारत के टीवी चैनल राफेल की बारे में सच्चाई बताते हैं रवीश की तरह से, या उसके चैनल की तरह से उसके बारे में तमाम भ्रम नहीं फैलाते, लोगों को गुमराह नहीं करते, और राफेल के ऊपर रवीश कुमार की तरह से जेएनयू कांड के अपराधी कन्हैया कुमार को बिठाकर विशेषज्ञ के तौर पर राय नहीं लेते हैं। ये रवीश कुमार के बारे में हमने वीडियो तब भी बनाया था जब इसको मैग्से से पुरस्कार खरीद कर दिलवाया गया था। तब लोगों ने हमारी आलोचना की थी और ये कहा था कि आप शायद चिढ़ गए हैं रवीश कुमार से, लेकिन हम चिढ़े नहीं थे, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर ने, और एक बड़ा साहित्यिक निबंध है इसके ऊपर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या दो समान समझे जाने वाले व्यक्तियों के बीच हो सकती है। हमारी रवीश से कोई ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि रवीश की जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा है वो हमेशा संदेह के घेरे में रहती है, और हम राष्ट्र के प्रति हमेशा वफादार रहे हैं। राष्ट्र के लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर चुके हैं और कर भी सकते हैं। रवीश कुमार एक घोषित अपराधी का भाई है। रवीश कुमार की बहन के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसके भाई के ऊपर बलात्कार से लेकर महिलाओं की तस्करी के आरोप लगे। तब रवीश कुमार को महिलाओं के हित याद नहीं आए, ना ही इसने उनके ऊपर कोई प्रोग्राम किया। रवीश कुमार अभी इसी प्रोग्राम के बीच में बोलता है कि राफेल आ जाने से क्या बेरोजगारों की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। 24 मार्च को भी ऐतिहासिक दिन था जब इस देश में तालाबंदी लागू कर दी गई थी, तमाम लोगों की नौकरियां खाली गई, जो तमाम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया था। लेकिन ये वही रवीश कुमार है जब वो कपिल सिब्बल एक चैनल बनाता है और उसमें 200-250 लोगों को चुनाव में कांग्रेस के हारने के बाद उस चैनल को बंद कर दिया जाता है। वो लोग रवीश कुमार से गुहार लगाते हैं, लेकिन रवीश कुमार नाम का ये रंगा हुआ सियार उनके बारे में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो चैनल कपिल सिब्बल का होता है और कपिल सिब्बल एनडीटीवी को टुकड़े डालता है। रवीश कुमार भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन प्रणव राय के भ्रष्टाचार पर कभी नहीं बोलता, क्योंकि उसी के दिए हुए टुकड़ों पर पलने वाला ये उसका बंधुआ मजदूर है। रवीश कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कभी नहीं बोलता, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के टुकड़ों पर ये पलता है, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में भी कभी गलत नहीं बोलता, क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के टुकड़ों पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां पलती हैं। इसीलिए रवीश कुमार इस तरीके की बातें करता है। वो तमाम दार्शनिकों जैसी बात करता है और ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन ये कितना बड़ा विद्वान है आप इसी से समझ लीजिए कि वो अपने प्राइम टाइम में भी जब बोलता है तो हमेशा इसके चेहरे के सामने एक टेलीप्रॉम्प्टर होता है और उस पर पढ़ कर ये बोलता है। और आज का प्रोग्राम जो इसने किया था, जो एनडीटीवी प्राइम टाइम में हुआ था, उसमें भी वो ये ज़्यादातर शब्द जो बोल रहा था वो पढ़ कर बोल रहा था, और इसकी पोल इसने खुद भी खोल दी। इसने जब ये कहा कि मैं अब तक 1092 शब्द बोल चुका हूँ, यानी कि इसे पता था कि ये पढ़ कर बोल रहा है कितने शब्द बोल चुका है। और ऐसा व्यक्ति जो स्क्रिप्ट को पढ़कर बोलता है वो अपने आप को भारत का सबसे बड़ा पत्रकार होने का दावा किया करता है। ये दूसरे पत्रकारों पर सवाल उठा रहा है। ये यहाँ तक कहता है कि ये पत्रकार जो समय होता है उसको खाली जगह भरने के लिए म्यूजिक का सहारा लेते हैं, फुटेज का सहारा लेते हैं, और एक एक बात को 5-5 बार दोहराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मज़ेदार बात तो ये हुई कि रवीश कुमार जिस प्रोग्राम में राफेल के ऊपर सवाल उठा रहा था और राफेल की कवरिंग के ऊपर सवाल उठा रहा था, उसी प्रोग्राम में राफेल के ऊपर 5-7 मिनट का फुटेज एनडीटीवी के ही तथाकथित पत्रकारों ने दिखाया। यानी कि दीपक तले अंधेरा।
एक तरफ एनडीटीवी का ये सबसे बड़ा कहा जाने वाला पत्रकार आज की डेट में बड़ा है, लेकिन हमने वो दिन भी देखे हैं जब रवीश कुमार जहां पर ये पत्रकार सिगरेट पिया करते हैं वहां बैठकर अपने टाइम का इंतजार किया करता था और अपना टाइम पास किया करता था। इसको 1-2 बाइट देने के लिए भेज दिया जाता था। 2003-4 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन रवीश कुमार के बारे में एक और खासियत मैं आपको बता दूं कि दरअसल इसके मन में था कि ये नेता बन जाए और ये आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने वाला था। इसकी तरफ से जो एक इसका दूसरा मित्र है शरद शर्मा, वो केजरीवाल का खासम खास बना हुआ था और जब दिल्ली के चुनाव हुए थे तो उसमें टिकटों की खरीद बिक्री में उसने दलाली भी की थी। रवीश कुमार जाना चाहता था आम आदमी पार्टी में, लेकिन जब आम आदमी पार्टी में आशुतोष नाम के काशीराम का थप्पड़ खाने वाले पत्रकार की जब बेइज्जती हुई, उसको राज्यसभा की सीट नहीं मिली, तब रवीश कुमार को लगा कि यह सौदा बुरा है, केजरीवाल उसको राज्यसभा की सीट नहीं देगा और इसी वजह से इसने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन इसके अंदर जो राजनीतिक चाह थी, जो राजनीतिक इच्छा थी, वो अभी तक मरी नहीं है और इसी वजह से अब यह पत्रकारिता करते करते राजनीति करने लगा है। आपने देखा होगा कि रवीश कुमार कांग्रेस पार्टी या वामपंथी पार्टियों के प्रवक्ताओं की तरह से बात करता है। जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का या सरकार की तरफ पक्ष में बात करने लगता है तो उसको ये कटाक्ष करते हुए बोलने से रोक देता है और ये इस तरीके के सवाल उठाता है जो सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता या वामपंथी प्रवक्ता उठाते हैं। रवीश को ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस पार्टी उसको एक दिन अपने यहाँ ले लेगी या फिर वामपंथी पार्टियों की तरफ से उसे सांसद बनने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा लगता हुआ संभव नहीं लग रहा है क्योंकि रवीश कुमार की जो कुटिलता है, जो उसकी समझ है, वो सभी को पता है और ये केवल और केवल बंधुआ मजदूर की तरह काम कर सकता है। एनडीटीवी को छोड़कर जब सभी बड़े बड़े पुराने हिंदी क्षेत्र वाले पत्रकार चले गए तब रवीश कुमार को लगा कि ये मौका अच्छा है और इसीलिए वो एनडीटीवी से जुड़ गया। एनडीटीवी के तमाम जो काले कारनामे थे उनको बचाने के लिए इसने कोशिश की और अब ये सुपारी पत्रकारिता करने में भारत का नंबर 1 बना हुआ है। जिस तरीके की बातें ये करता है, जिस तरीके से सवाल इसने उठाए और 5 तारीख तक पर इसने सवाल उठा दिए, राम मंदिर के भूमि पूजन पर इसने सवाल उठा दिए और उसको जोड़ दिया गाँव के किसानों से, उसको जोड़ दिया बेरोजगारी से, उसको जोड़ दिया अन्य मामलों से और ये कह दिया है कि 5 अगस्त का जो नाम चुना गया है वो 5 का बहुत बड़ा आंकड़ा है। जो राफेल बुलाए गए वो भी 5 बुलाए गए और 5 अगस्त को ही भूमि पूजन हो रहा है। और कहना तो ये भी चाहता था कि पिछले 5 अगस्त को 370 और 35 से हटा था। वास्तविक दर्द इसका यही था क्योंकि 5 अगस्त पास आते ही कम्युनिस्टों को और चीनी चंपुओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि 370 और 35 से हटा दिया गया। जब 370 और 35 से हटाने की बात हुआ करती थी तब रवीश कुमार हमेशा जो जम्मू कश्मीर के अलगाववाद की बात किया करता था, अलगाववादियों को मंच मुहैया कराया करता था और जम्मू कश्मीर के तथाकथित छात्र जब जेएनयू में नारे लगाते हैं तो रवीश कुमार उनके साथ खड़ा हुआ दिखाई देता था। लेकिन इसमें एक और बड़ी बात है कि इन्होंने ये पूरा का पूरा वीडियो यूट्यूब पर डाला और उस वीडियो में से उन सभी कमेंट्स को हटा दिया जो कि इसकी खिंचाई करने वाले थे। केवल उन कमेंट्स को इसने रखने की कोशिश की जो इसके पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग इसको ट्रोल कर रहे थे, जिनकी वजह से ये अपने अकाउंट भी कई बार बंद कर चुका है, उन लोगों के कमेंट ये नहीं देखता है और न अपने चैनल पर रहने देता है। ये इतना ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकार है कि ये हमेशा कांग्रेस की वकालत करता है, राहुल गांधी के पक्ष में बोलता है, कम्युनिस्ट पार्टियों की वकालत करता है और ये इतना बड़ा निष्पक्ष पत्रकार है कि जम्मू कश्मीर के अलगाववादी लोगों के लिए ये हमेशा ये कहा करता था कि ये उनका हक है और उसके पक्ष में सरकार जो कुछ कर रही है वो एक तरीके से संविधान का उल्लंघन है। राफेल की अगर बात की जाए तो राफेल के बारे में भी इसका यही मानना था और ये कहने की कोशिश इसने की थी कि जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं पहले उनके जवाब दे दिए जाए। राफेल की डील इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? सरकार की मंशा पर इसने सवाल उठाए थे और बाद में जब राम मंदिर का मामला सामने आया तो राम मंदिर के मामले में भी जिस तरीके की पत्रकारिता करने की कोशिश एनडीटीवी ने की और जिस तरीके की पक्षकारिता रवीश कुमार ने की वो भी सभी को पता है कि ये जब भी राम मंदिर को लेकर कोई बड़ी बात कोर्ट के द्वारा कही जाती थी तो उस मुद्दे को भी ये मोड़ने की कोशिश करता था और इसे दिक्कत इस बात से होती थी कि आज सभी चैनल राम मंदिर के मुद्दे पर जो एक आगे बढ़ती हुई दिशा में जो फैसले हैं उनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। यानी रवीश कुमार को हर उस बात से नफरत है जो भारत या भारतीयता के पक्ष में हो। इसको चीनी बातों से या कम्युनिस्टों की बातों से या भारत के खिलाफ पाकिस्तान की बातों से बहुत मजा आता है। आपको याद दिला दूं कि जब भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ लिया गया था
उसके उस समय पर भी इसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ में एक प्राइम टाइम किया था और ये कहने की कोशिश की थी कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेजने में सबसे बड़ी भूमिका इमरान खान की शांति प्रिय नीति की वजह से है। इसने उस बात को कहीं नहीं दिखाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान को कह दिया था कि अगर हमारे पायलट को कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान को उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रवीश कुमार को भारत में बढ़ती हुई मजहबी पॉपुलेशन से कोई आपत्ति नहीं है। एक बार जब ऐसे ही बात की गई थी तो इसने अपने चैनल में यह कह दिया था कि क्या हो जाएगा अगर भारत में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि रवीश ये कहना चाहता था कि सरदार पटेल की जो चिंता थी वो बेकार थी। सरदार पटेल ने जब भारत की आज़ादी के बाद बंटवारा हुआ था तब ये सवाल उठाया था कि जो भारत में बच गए हैं वो अगर आगे आकर काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे तब वो नए पाकिस्तान की मांग करेंगे। रवीश कुमार उसी बात को आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। ये खुद को अपने आप को नेहरूवादी कहने की बात करता है, लेकिन वास्तव में ये चीनी चंपुओं का चमचा है और उसी के तहत ये भारतीयता के खिलाफ जाता है। ये राम मंदिर पर सवाल उठाता है, ये राफेल पर सवाल उठाता है, ये हर उस बात पर सवाल उठाता है जो भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में होती है। और यही इसकी फितरत है जिसकी वजह से इसको एक लॉबी ने मैग्सेसे पुरस्कार दिलाया। और हमने तब भी सवाल उठाए थे, हमने तभी कहा था कि ये आदमी देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ है, देश विरोधी बातें करने के लिए इसको पैसा मिलता है और ये बड़ी निर्लज्जता के साथ आम आदमी पार्टी हो या कन्हैया कुमार हो, राहुल गांधी हो या सीताराम येचुरी जैसे लोग हों, उनके गीत गाता है। कभी भी ये सरकार के पक्ष में एक बात नहीं कहेगा। सरकार कितनी भी अच्छी योजना ले आए ये उस पर सवाल उठाता रहेगा और चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। आज इसको ये भ्रम हो गया है कि पूरे देश के बेरोजगारों का ये अकेला मसीहा है, ये गरीबों का अकेला मसीहा है, किसानों का अकेला मसीहा है। लेकिन ये कितना बड़ा मसीहा है इससे तो इसके परिवार को अगर आप दृष्टि डालें तो उससे पता चल जाएगा कि गरीब कन्याओं को बेचने का अपराध इसके भाई ने किया था। गरीब लड़कियों के साथ बलात्कार के अपराध में वो जेल भी जा चुका है और कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष बिहार का वो रहा है। तो ये कितना निष्पक्ष है, कितना ईमानदार है, कितना जनता का सहायक है, आप इसे समझ सकते हैं। ये एक रंगा हुआ सियार है और चीन का चंपू है। जय हिंद, जय भारत।